हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, चलो गुड आफ्टरनून. हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबody. I hope everyone is doing really great and fine in their life. Hello, good evening, good afternoon, no good evening, no good morning. गुड आफ्टरनून बेटा अंजलि, ओम प्रकाश, पवन, रीमा यादव. अब वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है. आज का सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 16 और आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स ये वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो कि हम लोगों को एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बहुत ही अलग अलग मैनर्स में पूछा जाएगा. वन सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड. अलग अलग मैनर्स ऐसे होते हैं ना एडवर्ब्स के. तो एडवर्ब्स बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट, मैं बताती हूँ आपको. एडवर्ब्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो एडवर्ब्स में पेयर्स भी पूछी जाती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. हम कहेंगे कंजंक्शन का भी. एडवर्ब्स में हम लोगों को एडवर्ब्स के टाइप्स भी कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में नहीं, बट टाइप्स से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस होते हैं. और एडवर्ब जो एक चैप्टर होता है, ये चैप्टर पर डायरेक्टली स्पॉट द एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. तो एडवर्ब ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. तो चलो, पिछला टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था. पिछले टॉपिक में वी हैव डिस्कस्ड एडजेक्टिव्स, राइट. जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच, अब जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव हम साथ में देख रहे हैं. एडजेक्टिव्स हमने पिछले सेशन में देख लिया था. एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स में मेनली क्या देखे थे, तो एडजेक्टिव्स के टाइप्स हमने देखे थे और टाइप्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के यूसेज हमने देखे थे. इसके कॉमन एरर्स लेना बाकी है, जो कि कॉमन एरर्स हम अगले सेशन में, मतलब कल का जो सेशन होगा वो कॉमन एरर्स का ही होगा. तो उसमें हम कॉमन एडवर्ब एडजेक्टिव इन दो टॉपिक्स को साथ में डिस्कस करने वाले हैं. अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब इस चैप्टर को. और इसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो है इन्वर्जन, जो कि बहुत ही जरूरी है. और दूसरा एडवर्ब्स के जो अगर पेयर होते हैं तो वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे सेल्डम और नेवर, सेल्डम ई फेवर, ये कुछ ऐसे होते हैं एडवर्ब्स के पेयर. हार्डली, नो सुनर, एज सुन एज के साथ भी पेयर में कुछ वर्ड्स आते हैं, तो वो भी हो सके तो आज के सेशन में कवर हो जाएंगे. ठीक है, ये सारी बातें आज के सेशन का पार्ट होगी. हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस, मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग. आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं अंकुश आप? ठीक है क्या? ओके, चलो बढ़ते हैं फिर सेशन की ओर. हमारा जो आज का सेशन है वो है एडवर्ब्स. और एडवर्ब्स में हमें क्या डिस्कस करना है ये देख लेते हैं. सबसे पहले तो देखिए, एडवर्ब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, एडवर्ब्स के क्वेश्चंस डील करने के लिए हमको एडवर्ब्स को समझना जरूरी होता है. ठीक है. तो एडवर्ब्स को समझने के लिए आप मुझे बताइए हमें क्या इंफॉर्मेशन है एडवर्ब की पहले से ही. एक बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन सबके पास होती है, वो होती है एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म होगी उस एक्शन को डिस्क्राइब करेगा या उस एक्शन को मॉडिफाई करेगा, ये हमें बताया गया है. ये बात तो सही है ही, बट इसके अलावा भी एडवर्ब्स के और भी काम होते हैं. वो काम कौन से होते हैं वो भी देखते हैं. एडवर्ब जो एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी भी आए हुए वर्ब को, माने जो भी एक्शन हुई है उस एक्शन को मॉडिफाई करेगा, बट उसके साथ साथ ही सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव आता है या फिर कोई दूसरा एडवर्ब आता है या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का होगा. अब ये बात बड़ी नहीं होती है, नहीं होती है ये बात हम लोगों ने ज्यादा पढ़ी नहीं है, ये हम ज्यादा डिटेल डिस्कस करते नहीं है इसको, है ना. हमको लगता है एडवर्ब वर्ब को इन्फॉर्मेशन देगा. ठीक है, वो वर्ब का इन्फॉर्मेशन तो देता ही है. जैसे अब एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सिंग्स डेली, तो वो कैसे गाती है, वो रोज गाती है. तो यहाँ पर ये गाने के बारे में इंफॉर्मेशन डेली ये शब्द ने दिया, तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो चुका है एडवर्ब. हाँ जी. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो कैसे दिखती है, वो ब्यूटीफुल दिखती है. अब यहाँ सेंटेंस में आपको ब्यूटीफुल ये शब्द दिखाई दे रहा है, दिख रहा है.
अब ब्यूटीफुल इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो हम सभी लोग जो जवाब देंगे वो देंगे एडजेक्टिव है मैम। कैसे? ये इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये ब्यूटीफुल ये वर्ड एडजेक्टिव हुआ। अब मैंने इस सेंटेंस को ऐसा लिख दिया, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अब देखोगे बेटा, ये जो एडजेक्टिव था ना, इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए वेरी ये वर्ड आया है, समझ रहे हो? शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल मतलब वो कैसे दिखती है? ब्यूटीफुल दिखती है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड आया, और ब्यूटीफुल को एनहांस करने के लिए, अब डिस्क्राइब तो नहीं करेगा बट उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वेरी ये वर्ड आया। अब ये वेरी इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वेरी इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन भी देने का काम करता है। ये बात समझ लो सबसे पहले। दूसरी बात ये समझते हैं कि किसी और एडवर्ब के बारे में, जैसे शी, ही स्पीक्स क्लियरली, ठीक है? अब यहां पर एडवर्ब कौन सा है? वो कैसे बात करता है? वो क्लियरली बात करता है, राइट? तो वो उसका बात करने का तरीका कैसा है? क्लियर है, स्पष्ट है। तो बात करने के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए क्लियरली ये वर्ड आता है। तो इस वर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच हुई वो क्या हुई? एडवर्ब हुई। अब मैंने इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसा लिख दिया, कैसा लिखा? मैं अगर इसको ऐसा लिखती हूँ, ही स्पीक्स सो क्लियरली, तो आप बता दो बेटा ये जो सो वर्ड है ये काम क्या कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? अब जो सेंटेंस में आया हुआ क्लियरली एडवर्ब है, इसको एनहांस करने का काम कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब ही हुआ। तो इसी तरह से एक एडवर्ब किसी और वर्ब को, किसी और एडजेक्टिव को, या किसी और एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करता है। कभी कभी तो ये किसी पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करेगा, मतलब ऐसा पूरा सेंटेंस आएगा उसके पहले एक एडवर्ब लिखा जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको बहुत सी बार अगर क्वेश्चंस आ जाए, जैसे देखो आपको ना टोटल 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब 50 क्वेश्चन से बहुत बड़ा मेजर जो है पोर्शन होता है इंग्लिश का। 50 क्वेश्चंस में बहुत सारी व्याप्ति होती है, मतलब ग्रामर भी डिटेल में पूछते हैं। तो कभी अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछा और आपको एडवर्ब पहचानी है ये पूछा, तो आपको एडवर्ब को पहचानते आना चाहिए, इतनी बात मेक श्योर करिएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? बेसिकली ये बात ध्यान में रखिए, एडवर्ब को पहचाना कैसे जाता है? एडवर्ब जिसको मॉडिफाई कर रहा है वो या तो वर्ब, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब होना चाहिए, तो फिर वो जाकर क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है? आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, उसका जवाब देने की कोशिश मुझे आप लोग करिएगा, ठीक है? देखो बेटा हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल्स है, राइट? शी सिंग्स वेरी लाउडली, द हाउस इज एक्सट्रीमली बिग, ही रैन क्विकली, आई विजिट द लाइब्रेरी रेगुलरली। इसमें कौन से एडवर्ब्स है ये मुझे बताइएगा आप लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से एडवर्ब्स है? आप अगर इनिशियल्स भी लिखते हो तो भी चलेगा। ओम प्रकाश जी, बहुत वेरी गुड। वो कैसे गाती है? वो बहुत ही लाउडली गाती है, ठीक है? इस सेंटेंस में जो लाउडली ये वर्ड हुआ ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अच्छा ठीक है, वो गाती है लाउडली, ठीक है, वो बहुत ही लाउडली गाती है। यहाँ पर वेरी ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये भी तो एडवर्ब हुआ। कैसे? ये इस एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये दोनों भी एडवर्ब होते हैं। ठीक है? यस हितेश, अंकुश, रीमा, ओम प्रकाश, अंकुश कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सही, बहुत अच्छे। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाउस इज एक्सट्रीमली बिग, घर कैसा है? बहुत ही बड़ा है। तो घर बड़ा है, ठीक है, घर बहुत ही बड़ा है। अब घर बड़ा है ये हुआ एडजेक्टिव, घर कैसा है? बड़ा है। तो घर एक नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बिग ये वर्ड आता है। अब फिर एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, मात्रा बढ़ाने के लिए एक्सट्रीमली यूज होता है।
ये क्या कर रहे हैं, इस एडजेक्टिव की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, आगे आ जाओ। ही रैन क्विकली, वो कैसे दौड़ता है, बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ता है। तो यहाँ जो क्विकली वर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है जी, अब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर दूसरा कोई एडवर्ब नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे आ जाओ फोर्थ, आई विजिट द लाइब्रेरी रेगुलरली, मैं लाइब्रेरी रेगुलरली जाता हूँ। तो मैं रेगुलरली लाइब्रेरी जाता हूँ, विजिट इस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए रेगुलरली इस वर्ड को लिखा गया। रेगुलरली वर्ड है क्या, ये है एडवर्ब। क्यों भाई, ये इस वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो बेटा ये होते हैं एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को पहचानना। एडवर्ब्स अपने साथ साथ देखिए, मैं आपको बताऊं ना, तो एडवर्ब का काम है, जैसे घर में कैसे एक जॉइंट फैमिली में दादाजी का काम होता है या दादी जी का काम होता है, हमारे जॉइंट फैमिली में जो हमारे ग्रैंडफादर्स या ग्रैंड मदर होते हैं, उनका जो काम होता है ना, वो सारे ही काम कर लेते हैं, या फिर सबको संभालने का काम उनका ही होता है, सबको संभालते हैं वो, बच्चों को, उनके माँ बापों को, उनके चाचा चाचियों को, खुद के रिलेटिव्स को, अपने बच्चों के रिलेटिव्स को, सबको संभालते हैं, है ना। तो वैसा ही एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या करता है, देखो मैं बताती हूँ। 8 तो पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें से नाउन और प्रोनाउन, इनको छोड़कर एडजेक्टिव, हमारा आ गया वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है बेटा कंजंक्शन, फिर जा रहा बेटा प्रेपोजिशन, और फिर बेटा लास्ट में एक होगा सेंटेंस। तो बेटा इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का होता है। एडवर्ब एट अ टाइम इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमको ऐसा लगता है कि अच्छा एडवर्ब तो बस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं, ये वर्ब के साथ साथ इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है, करता ही है। जैसे मैं आपको बताऊंगी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन को किस तरह ये डिस्क्राइब करेगा। सोचो, अगर कोई भी एडवर्ब है ना, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो जिस चीज की वो इंटेंसिटी बढ़ा रहा है वो हो सकता है एडजेक्टिव, वो हो सकता है कंजंक्शन, वो हो सकता है प्रेपोजिशन, वो या खुद कोई दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाते वक्त भी तो डिस्क्राइब करने का काम ही कर रहा है ना, मॉडिफाई करने, इंटेंसिफाई करना मतलब मॉडिफाई करना होता है, उसकी मात्रा बढ़ाना होती है। समझ रहे, तो आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स जहां पर और क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखो, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब के साथ साथ इट ऑल्सो मॉडिफाइज प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या इवन अ सेंटेंस। ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या कभी कभी सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने का काम करता है बेटा। कैसे करता है मैम, तो बेटा देख लो, इधर आ जाओ, वी नहीं चाहिए, यहाँ पर ही चाहिए। देखो, ही सैट एग्जैक्टली बिसाइड मी, इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है ये पहचानेंगे। देखो, ही तो प्रोनाउन है, सैट ये वर्ब है, वो कहाँ बैठा, मेरे बगल में बैठा, तो ये बैठने के बारे में इंफॉर्मेशन आई बिसाइड इस वर्ड में। ठीक है, अब बैठना के बगल में बैठना, उसके लिए वर्ड यूज होता है बिसाइड, और बिसाइड एक प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, ओके डन। इस प्रपोजिशन को और डिस्क्राइब करने का काम ये एग्जैक्टली वर्ड कर रहे हैं, और ज्यादा इनहांस किया इसने। इसने क्या किया, देखो दोबारा समझाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर वी नहीं चाहिए, यहाँ पर ही चाहिए, ही। ठीक है, यहाँ पर चाहिए ही। ओके, ही सैट एग्जैक्टली बिसाइड मी, वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा। अब बिसाइड जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड होता है प्रपोजिशन। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी कह सकती थी, ही सैट बिसाइड मी। मैं इसको ऐसा ना कहते, मैं कह रही हूँ ही सैट एग्जैक्टली बिसाइड मी। तो ये जो एग्जैक्टली वर्ड है, ये क्या कर रहा है, इस प्रपोजिशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, उसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां जहां जो जो वर्ड इंटेंसिफाई करेगा वो सारे ही एडवर्ब्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। जिसने किसी दूसरे वर्ड को इंटेंसिफाई किया, एडवर्ब। ठीक है, अब देखो,
देखो अभी ये सारे एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल दिखता है आपको, आई अराइव्ड लॉन्ग बिफोर द टाइम, मैं बहुत समय के बहुत ही पहले आया हूं। यहां पर कौन सा वर्ड एडवर्ब आपको लगता है? आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे साथ। आई अराइव्ड लॉन्ग बिफोर द टाइम मतलब समय से बहुत पहले मैं आया हूं, मैं आया था। तो समय से पहले बिफोर ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड होता है प्रेपोजिशन। अब हम प्रेपोजिशन करेंगे भी। और लॉन्ग ए वर्ड क्या है? लॉन्ग ए वर्ड इस प्रेपोजिशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, इसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग एक एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ ये क्या कर रहे हैं, लॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही पहले। तो टाइम के लिए हम बहुत सी बार लॉन्ग वर्ड यूज करते हैं। हम कहते हैं ना इट्स बिन अ लॉन्ग, हम कहते हैं इट्स अ लॉन्ग वाइल, है ना। तो इट्स बिन अ लॉन्ग, लॉन्ग का मीनिंग इंटेंसिफाई करना भी होता है। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ही पहले। तो बहुत ही वर्ड क्या हुआ फिर, इंटेंसिफाई करते हुए एडवर्ब हुआ। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला एग्जांपल कहता है अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड। अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, बदनसीबी से। तो बदनसीबी से मैं फेल हो गया। यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट है मैं फेल हो गया। ये क्या कर रहा है, इस पूरे स्टेटमेंट को इंटेंसिफाई कर रहा है, समझ रहे हो। अगेन एविडेंटली, एविडेंटली मतलब प्रूफ्स के साथ, सबूतों के साथ। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, तो आप गलत हो सबूतों के साथ। ये पूरे स्टेटमेंट्स के पहले यहाँ पर आया हुआ वर्ड है एडवर्ब। आई हेट हिम सिंपली बिकॉज ही इज अ लायर। मैं उसको सिंपल इसी चीज के लिए हेट करता हूँ क्योंकि वो झूठा है। तो बेटा देखो, मैं उसको हेट करता हूँ, क्यों? सिंपली क्योंकि वो एक लायर है। तो देखो मैंने क्यों की बोला, बिकॉज का पार्ट ऑफ स्पीच होता है कंजंक्शन। यहाँ पर कंजंक्शन को डिस्क्राइब करते हुए सिंपली ये वर्ड आता है जो कि एडवर्ब हुआ। सिंपली मतलब बस, बिल्कुल। हम कहते हैं ना बिल्कुल, यस अंकुश बहुत बहुत अच्छे। हम कहते हैं ना बिल्कुल, तो वही फिर मैं बिल्कुल उसी वजह से उसको हेट करता हूँ। क्यों हेट करता हूँ? बिल्कुल क्योंकि वो लायर है, क्योंकि वो झूठा है। समझा आप मेरी बात? तो बेटा ये जो सिंपली, तो मैं आपको कहती हूँ ना कि हमको ज्यादातर ऐसा सिखाया जाता है कि जिन शब्दों के एंड में आपको एल वाई दिखेगा वो एडवर्ब होगा, ऐसा सिखाया जाता है। बट ये बात ना पूरी तरह से सही नहीं है। ये बात में थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। जहां रूल है वहां तो एक्सेप्शन है ही। तो मैं समझाती हूँ कि एडवर्ब्स को पहचानते हुए आपको मीनिंग समझने की बहुत ज्यादा जरूरत वहां पर होनी चाहिए, है आपको बहुत ज्यादा जरूरत। समझे आप मेरी बात? तो बेटा देखो, मैं कुछ चीजें डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी, उन पे बिल्कुल एकदम ध्यान से उन चीजों पर ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान से उन चीजों पर फोकस करेगा। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, जहां से ये चीज और जो है ये क्लैरिटी आएगी आपको। एक क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देके आप देखो कि आपको एडवर्ब आता है, समझ रहा है या नहीं। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इन विच द वर्ड मिल्क इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। क्या कह रहा है, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए जिसमें वर्ड मिल्क को एडवर्ब बनाकर लिखा हुआ है। वर्ड मिल्क को जहां कौन से सेंटेंस में एडवर्ब बनाकर लिखा हुआ है वो आपको जवाब देना है। बताओ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहां मिल्क एडवर्ब है। आई गेव द बेबी अ मिल्क चॉकलेट, यहां मिल्क एडवर्ब है। या ही वोर अ मिल्क वाइट टर्बन, यहां पर यह एडवर्ब है। चलो ए बी सी। ओम प्रकाश, देखिए ABCD में जवाब आप दे रहे हो, हाँ। हम्म राइट ओम, राइट, बहुत अच्छे। अभिषेक द्विवेदी, अंकुश राय, रीमा यादव, हेमा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर जो मिल्क वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया। आई गेव द बेबी अ मिल्क चॉकलेट, मैंने बेबी को एक मिल्क चॉकलेट दिया।
चॉकलेट कैसा दिया, एक मिल्क चॉकलेट दिया, यहाँ पर मिल्क के वर्ड आता है। उसके बाद ही वोर अ मिल्क व्हाइट टर्बन, उसने एक मिल्क व्हाइट टर्बन पहना था। टर्बन मतलब क्या होती है, पगड़ी। उसकी पगड़ी कैसी थी, व्हाइट थी, पर व्हाइट भी कैसी थी, वो मिल्क व्हाइट थी। मिल्क व्हाइट एक व्हाइट का होता है ना, एक व्हाइट होता है, एक ब्राइट व्हाइट होता है, एक ऑफ व्हाइट होता है, एक मिल्क व्हाइट होता है ना, पर्ल व्हाइट होता है। से व्हाइट के अलग अलग नाम है। तो देखो यहाँ पर भी ये मिल्क के वर्ड यूज हुआ है। अब हर सेंटेंस में मिल्क इस वर्ड को अलग अलग तरह से यूज किया गया है। देखो मिल्क के वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, और सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन कर सकता है, इसलिए मिल्क यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। आई गेव द बेबी अ मिल्क चॉकलेट, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चॉकलेट को डिस्क्राइब करवाया जा रहा है मिल्क इस वर्ड से। चॉकलेट ऑलरेडी नाउन है, तो यहाँ पर मिल्क के वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और तीसरा, ही वोर अ मिल्क व्हाइट टर्बन, उसने क्या पहनी थी, एक पगड़ी पहनी थी। वो पगड़ी कैसी थी, मिल्क व्हाइट थी। देखो व्हाइट तो थी, बट व्हाइट में भी कौन सा फीचर था उसका, मिल्क व्हाइट था, समझ रहे हो आप। तो ये मिल्क के वर्ड ने क्या किया, इस व्हाइट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो टर्बन है नाउन, व्हाइट है उसका एडजेक्टिव, और मिल्क है इस एडजेक्टिव का एडवर्ब। क्या हो रहा है ना, मिल्क यहां पर टर्बन को डिस्क्राइब कर रहा है। मिल्क इज डिस्क्राइबिंग, मिल्क describes white which is an adjective, जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है जी। तो यहां पर जो हमारा जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए सी ओनली, सी ओनली, इसलिए आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने जो जवाब दिए है वो दिए है बी। ए जवाब जिसका है उसका जवाब आएगा, जिन्होंने ए जवाब नहीं दिया उनका गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब था ना, आपने सी दिया ना, मतलब जैसे डायरेक्टली आपने सी कह दिया। अच्छा, आपको जवाब यहां से देने थे, समझ रहे आप मेरी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। बट बेटा ध्यान में रखिएगा, आपको एडवर्ब्स पहचानिए, इस पर डायरेक्टली सवाल कम आएंगे, बट कैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपको पूछने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ठीक है, ओके, चलो। अब आपको ना एडवर्ब्स के पोजीशन पर काफी सवाल आते हैं, वो पोजीशन समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले समझ लीजिए। जैसे आप एडवर्ब जब लिखते हो तो एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स को थोड़ा समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम एडवर्ब्स के पोजीशन देखेंगे, फिर एडवर्ब्स के हम यूसेज देखेंगे, उसके भी कॉमन एरर्स हम देखने वाले हैं। चलो देखो, देखो बेटा, तो एडवर्ब्स जो है ना, वो एडवर्ब्स बहुत सारी चीजें बता सकता है, बट मेनली जो एडवर्ब्स की ज्यादातर जो एडवर्ब यूज किया जाता है वो इन सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कौन से सारे पर्पज होते हैं, जैसे एडवर्ब को यूज करने का पहला पर्पज होगा समय बताना। अब देखो एडवर्ब क्या करता है ना, किसी भी एक्शन का टाइम, मतलब वो एक्शन कब, क्यों, कैसे, कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें एडवर्ब को बतानी होती है। तो अगर ये टाइम बताता है, किसी एक्शन का टाइम बताएगा, राइट, किसी इंसान का टाइम नहीं बताएगा, किसी गुण का, किसी एडजेक्टिव का टाइम नहीं बताएगा। इसको अगर टाइम बताना है तो ये किसी एक्शन का टाइम बताएगा, समझ रहे आप मेरी बात। तो बेटा एडवर्ब जब टाइम बताता है तो ये ऐसे वर्ड्स में आता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, यस, है ना, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। जब भी टाइम बताया जाएगा, फिर चाहे वो डायरेक्टली टाइम हो या इनडायरेक्टली टाइम हो, वो एडवर्ब बताता है। ये बात पहले क्लियर होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम बताएंगे। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बताने के लिए वो एडवर्ब्स होते हैं जो प्लेस बताएंगे, ठीक है जी, है ना, हियर, देयर, नोवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, ऐसा सब जो कह दिया वो टाइम बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी समझिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन। अब जो रिपीटेशन होगी वो रिपीटेशन किसकी होगी बेटा, रिपीटेशन ऑफ एक्शंस। मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कैसे करते हो आप, रोज करते हो, है ना। मैं कभी कभार ही पढ़ाई करता हूँ, अब आप पढ़ाई कितनी बार करते हो, कभी कभार ही करते हो, है ना। मैं कभी कभार ही हंसती हूँ, मैं कभी कभार मतलब बहुत ही कम बार हंसती हूँ, कभी कभार हंसती हूँ। वो कभी भी नहीं हार मानता, तो उसका हार मानने का फ्रीक्वेंसी क्या है, कभी भी नहीं है। तो बेटा ये जो शब्द होता है ना, इसमें बहुत सारे शब्द भी ऐड होते हैं, जैसे इसमें एक शब्द ऐड होता है हार्डली,
इसमें एक शब्द आता है, वो आता है सेल्डम हो गया ना हमारा, नेवर, हार्डली, रेयरली भी शब्द आता है इसमें। नेवर, हार्डली, सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है, कभी कभार। ऑलवेज मतलब हमेशा। हार्डली मतलब कभी कभार, मतलब ऑलवेज का अपोजिट वर्ड है हार्डली, सेल्डम, रेयरली। नेवर मतलब कभी नहीं, और हार्डली, अच्छा हार्डली तो लिखा हुआ हाँ यहाँ पर। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी बताने की कोशिश करेंगे या रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, उनको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे हार्डली, डिग्री, डिग्री बताने वाले भी कुछ होते हैं जो कि अपने प्रमाण बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा या बहुत कम। और कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो मैनर बताते हैं। मैनर मतलब तरीका होता है, किस तरीके से आपने काम किया, वो बताने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, ओके। देखो अब ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लिख कर दे रही हूँ, उन पर ध्यान में रखिएगा। देखो, बहुत सी बार क्या होता है ना, एक कॉमन एरर का क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेंटेंस में एडवर्ब दिया तो होता है, जैसे कि बताओ मुझे इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ही टुडे ही अराइव्ड, या ही अराइव्ड टुडे। बताओ एक सही है या दो सही है, या दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है, बता दो जरा। ओनली वन, ओके। ओ प्रकाश, सेकेंड इज राइट। ठीक है, बेरी कह रहे हैं ऑप्शन 2। ठीक है, दोनों भी, अंकुश कह रहा है, दोनों भी, पल्लवी कह रही है सेकेंड। ओके बेटा, सभी लोगों ने जवाब देना है बेटा। आप जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक मुझे नहीं समझेगा कि आपको समझ रहा है या फिर आप तक पहुंच रही है चीजें। तुषार प्रधान कहते हैं सेकेंड। चलो अब हम देखते बेटा कौन सा सही है। देखो फर्स्ट अगर देखा जाए तो टुडे ही अराइव, ऐसा हम कहते हैं, बट ग्रामेटिकली ये ऐसा कहना गलत है। हम कहते, देखो हम जो कह रहे हैं या फिर जिस वर्ड्स का यूज करके, जिस वर्ड का यूज करके, जिस स्ट्रक्चर का यूज करके हम जिसमें बात करते हैं, कंपल्शन नहीं है वो सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बात करने में ग्रामर और लिखने का ग्रामर ये अलग होता है। तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना वो गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, हम ऐसा नहीं कहते कभी भी। हम कहते हैं ऐसे। क्या रीजन है ऐसे, आपको यही क्यों कहना है, आप बता तो वही रहे हो। आप वही बताओगे, टुडे को आज ही समझेगा, ही अराइव मतलब ही अराइव, फिर आपने फिर टुडे एंड में क्यों लिखना है। तो बेटा देखो, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए, जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। किस वर्ब के बाद, उसी वर्ब के बाद जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करने आए थे। जैसे वो आया, वो कब आया, वो आज ही आया, सो ही अराइव्ड टुडे। टुडे ही अराइव्ड कभी नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये टाइम बताने वाले एडवर्ब हमेशा उस वर्ब के बाद आएंगे जिस वर्ब के लिए उनको लिखा गया था। समझे या नहीं समझे। चलो, तो ये ऐसे पोजिशन पर आपको बहुत सी बार एडवर्ब पे सवाल आते हैं। फिर उसके बाद देख लो, कम हियर, लुक ओवर देयर, आई सर्च एवरीवेयर, लेट्स गो आउटसाइड। अब ये जो हियर, देयर, ओवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ये वर्ड्स क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अब ये भी ध्यान में रखिए, ये आपको हमेशा वर्ब के बाद दिख रहा है। हियर कम कहते हैं क्या हम, देयर लुक ओवर नहीं कहते, एवरीवेयर आई सर्च ऐसा कहते हैं नहीं, आई सर्च एवरीवेयर, आउटसाइड लेट्स गो ऐसा कहते हैं नहीं। तो बेटा ध्यान में रखिए, जो एडवर्ब ऑफ वर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, सॉरी, ये हमेशा आफ्टर वर्ब लिखी जाती है, आर रिटर्न आफ्टर वर्ब्स दे मॉडिफाई। ठीक है, अब तीसरी बात भी ध्यान में रख लो, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम भी आपको कैसा दिख रहा है, हो गया ना, एडवर्ब ऑफ टाइम तो हो गया। अब एडवर्ब ऑफ,
अच्छा ऐसा हुआ ना, ठीक है। अब तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बेटा, अब जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। अब आप जब देख रहे हो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स तो कौन से होते हैं? यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली, ये सारे फ्रीक्वेंसी बताते हैं, राइट। तो देखो ही यूजुअली वॉक्स टू स्कूल, यहाँ पर यूजुअली आपको वॉक के पहले दिख रहा है मेरे बेटा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी बताने का काम करेंगे, मतलब रिपीटेशन बताने का काम करेंगे, वो हमेशा वर्ब के पहले लिखे जाएंगे। दे आर रिटन बिफोर वर्ब, वो हमेशा वर्ब से पहले लिखे जाएंगे। देखो शी स्माइल्स ऑलवेज नहीं कहना, शी ऑलवेज स्माइल्स कहना है। दे विजिट अस सेल्डम नहीं, दे सेल्डम विजिट अस। ही रेयरली ईट्स आउट, आई नेवर स्मोक। ये हमेशा वर्ब से पहले, जिस भी वर्ब्स के लिए लिखे जाएंगे उस वर्ब से पहले, ठीक है। ओके चलो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हो गया हमारा ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री होती है प्रमाण। डिग्री डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या होती है? मात्रा। हम बहुत सी बार कुछ क्वालिटीज को ज्यादा या कम दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिग्री। तो आप ध्यान में रखिए, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है ना, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा एडजेक्टिव के पहले लिखी जाएगी। मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करती है ना, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये मॉडिफाई करता है ये वाला एडवर्ब, तो ये क्या करेंगे? एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले, बिफोर उनके लिखा जाएगा, ठीक है। इट इज टू हॉट, बहुत गर्म है। शी इज वेरी हैप्पी, आई एम क्वाइट टायर्ड, ही इज सो इंटेलिजेंट। देख रहे हो? सो आई एम क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है बेटा? पूरी तरह से, बहुत ज्यादा, है ना। सो मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत, और टू मतलब भी बहुत। पर इन सारे शब्दों का मीनिंग अलग अलग होता है। हम टू कब लगाते हैं, वेरी कब लगाते हैं, क्वाइट कब लगाते हैं, और सो कब लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज के सेशन में ही डिस्कस करने वाली हूँ। रुक जाइए जरा, ठीक है जी बेटा। और जो लास्ट वाला एडवर्ब होता है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बताना मतलब तरीका, कोई एक्टिविटी हुई किस तरह हुई, वो होता है मैनर। तो जैसे उसने मुझसे बात बड़े ही क्लियरली की, वो बड़े ही स्पीक, वो बात करता है बड़े ही ब्रेवली, ब्रेवली, ठीक है। उसके बाद शी वॉक्स ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदरता से डांस करती है। तो आप देख रहे हो ये मैनर के जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स क्या है? एंड में लिखे गए, ठीक है। ओके, अब बहुत सी बार क्या होता है ना, ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती है, ये मैनर में हम ज्यादातर एल वाई इस वर्ड को ऐड करते हैं। एल वाई, एल वाई इस वर्ड को हम ऐड करते हैं। हमको एक बहुत अच्छी खासियत हमको पता है कि जिन शब्दों के एंड में एल वाई लिखा हो या फिर जिसका सफिक्स एल वाई ये होता है, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। बट ये जो मैंने कहा एल वाई वाले जो एडवर्ब्स होते हैं, ये एल वाई वाले एडवर्ब्स ज्यादातर मैनर दिखाते, क्या दिखाते? मैनर दिखाते। और जब ये मैनर दिखाते तो इनके एंड में एल वाई आता है। बट हर एडवर्ब, हर शब्द जिसके एंड में एल वाई है वो एडवर्ब नहीं होता है। एडवर्ब एक एल वाई वाला तब शब्द तभी बनता है जब वो किसी एडजेक्टिव के साथ आया हो। एक रूल बताती हूँ, सिंपल सिंपल ध्यान में रखिए। हम बहुत सी बार देखते हैं ना, हर शब्द के पीछे जिसके पीछे एल वाई लगा है वो एडवर्ब है, होता है ऐसा, बट कुछ 5% 10% वर्ड्स में नहीं होता। तो वो वर्ड्स कौन से? जब कोई भी एक ओरिजिनल नाउन है, उसके बाद अगर एल वाई लग जाए तो उससे एडवर्ब कभी नहीं बनेगा, उससे हमेशा एडजेक्टिव बन जाएगा। और जो ओरिजिनली एडजेक्टिव है उसके साथ अगर एल वाई लग जाए तो उससे एडवर्ब बनेगा, उससे एडजेक्टिव कभी नहीं बनेगा। जैसे देख लो, देख लो, अगर मैं किसी एग्जाम्पल को लिखूं नाइस और फिर नाइसली अगर मैंने कह दिया, तो नाइसली क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव? ये एडवर्ब है। मैंने कैसे पहचाना? एक तो ये अपने मीनिंग से पहचाना जाता है, मीनिंग से इसको पहचाना जाएगा। मतलब ये अगर किसी वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है तो ठीक है, बट अगर ये अकेला दिया हुआ है तो ध्यान में रखो ये एक एडजेक्टिव प्लस नाउन का, एडजेक्टिव प्लस एलवाई का स्ट्रक्चर है जो कि एडवर्ब होता है। जैसे देखो, किसी एडजेक्टिव को एलवाई लग जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसको एडवर्ब बोलते हैं। बट किसी नाउन को एलवाई लग जाए, जैसे फ्रेंडली, अब फ्रेंड ऑलरेडी क्या है? नाउन है।
अब फ्रेंड को मैंने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया उसका, उसका बन गया फ्रेंडली। समझ रहे आप? तो बेटा ये जो फ्रेंडली वर्ड है, ये फ्रेंडली वर्ड है क्या? ये फ्रेंडली वर्ड है मैम एडजेक्टिव। ये मुझे कैसा पता चलेगा बेटा? ओरिजिनली फ्रेंड ये है, उसके एंड में एल वाई लग के ही फ्रेंडली वर्ड बनता है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो बहुत सी बार एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब्स, माइनर वाले एडवर्ब्स थोड़ा कंफ्यूज हमें करते हैं। उस वक्त ये बातें ध्यान में रखिए कि जिस भी शब्द के एंड में एलवा लगेगा वो कंपलसरी एडवर्ब नहीं होता, सम एडजेक्टिव्स भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे? किसी भी नाउन के बाद एलवाई लग जाए तो एडजेक्टिव बन जाए, किसी ओरिजिनल एडजेक्टिव के बाद एलवाई लग जाए तो उसका एडवर्ब बनता है। जैसे दिस इज अ गॉडली कॉन्सेप्ट, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव? पहली बात, गॉडली वर्ड कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ। दूसरी बात, गॉड प्लस एलवाई की स्ट्रक्चर दिख रही है तो नाउन प्लस एलवाई आ गया, उससे हम क्या कंसिडर करेंगे? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात, ही वॉज मैनली, सॉरी इट वॉज अ मैनली मूव ऑफ हिम। मैनली मतलब क्या हुआ भाई? मूव मतलब क्या? टर्न, या जो भी चालबाजी होती है उसका ये एक मैनली चालबाजी थी, तो मैनली, मैन प्लस एलवाई क्या हुआ? एडजेक्टिव। दे वर्कड ब्यूटिफुली ऑन द आर्ट, उन्होंने काम किया कैसे? ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुल क्या था? एडजेक्टिव, उसको एलवाई लगा, क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। आगे आ जाओ। रीता वॉज लिसनिंग केयरफुली, रीता कैसे सुन रही थी? केयरफुली, बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो ये जो केयरफुली वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ही फाउट ब्रेवली, वो कैसे लड़ा? ब्रेवली लड़ा, तो ब्रेवली लड़ा, ब्रेवली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। कैसे एडवर्ब हुआ? ब्रेव ये एडजेक्टिव है, उसको एलवाई लग गया, बन गया एडवर्ब, ठीक है। अब ये रूल बड़ा ही ध्यान से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रूल समझ लो। यहां तक जिसको नहीं समझ आया कुछ भी, वो लोग मुझे कमेंट्स पर मैसेज कर कर बताएंगे। कमेंट्स पे आप लोग कमेंट, अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा सेक्शन नहीं समझा है, कौन सा रूल नहीं समझा, तो हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चल चलो ठीक है, ओके। तो यहां तक आ गए हम लोग, और यहां तक आप लोगों ने काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, उन पर ध्यान रखिएगा जरा। कुछ है हमारे पास, ब्लैंक मिलेगा हमको थोड़ा जगह। ठीक है, जैसे हमने ये तो देख लिया कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब्स एलवाई के साथ आते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो एलवाई के साथ आते हैं। बट ध्यान में रखिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने वाली हूँ। देर आर सम वर्ड्स, देर आर सम वर्ड्स, देर आर सम एडवर्ब्स which don't add ly with them, उनके साथ हम ly कभी भी नहीं लगा सकते, ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं। वो कौन से एडवर्ब्स है जिनके साथ ly लगाना गलत होता है, मतलब वो कुछ एक्सेप्शंस है ना। मैं लिख देती हूँ ना यहाँ पर ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ध्यान में रखिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जिनके साथ ly नहीं लगा सकते हो, ठीक है जी। तो कौन से है वो? पहला वर्ड है फास्ट, दूसरा वर्ड है सेफ, देन वी कैन से हाई, then we can say direct, then straightforward। ये वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब में सेम ही होता है। सेफ हो गया, फास्ट हो गया, हाई हो गया, डायरेक्ट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ये हो गए। और सीम, सीम के साथ बहुत सी बार एलवाई लगाया जाता है, इसीलिए उनके साथ एलवाई नहीं लगता, ये मैं लिख दे रही हूँ।
अब आप कहोगे मैम क्या सिर्फ इतने ही वर्ड्स होते हैं, तो बेटा और भी वर्ड्स होंगे, बट ये वर्ड जो मैं लिख के दे रही हूँ, इन वर्ड्स को मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली लोग इन शब्दों के साथ एलवाई लगाते हैं। बहुत सी बार कहते हैं ही स्पोक फास्टली, है ना, ड्राइव सेफली, बी सेफली, ऐसा कहते हैं, बट हमने ध्यान में रखना है कि इनके साथ एलवाई आप नहीं लगा सकते हो। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में हमेशा एक ही फॉर्म में रहेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक फास्ट, तो यहां पर फास्ट ही एडवर्ब होने के बावजूद भी एलवाई अपने साथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि फास्ट एक ऐसा एक्सेप्शनल एडवर्ब है जिसके साथ एलवाई कभी भी नहीं लग सकता। इस बात पर गौर फरमाइएगा और इसको अपने बुक में नोट डाउन करके रखिएगा। बहुत ही जरूरी बात है जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। चलो यहां तक समझ रहे? बताओ हाँ या ना, बताते रहो बताते रहो। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? एडवर्ब्स के एंड में एलवाई नहीं लगता, तो ये एक कॉमन एरर हो सकती है जिस पर ख्याल आप लोगों को रखना है। ठीक है, चलो ओके। ये सेकेंड पॉइंट इसी एडवर्ब ऑफ मैनर से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। थर्ड पॉइंट अभी बताने की कोशिश हम लोग करेंगे, देख लो जरा। थर्ड पॉइंट ये डिस्कस करता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे 4 वर्ड्स है कुछ ऐसे वर्ड्स है कुछ ऐसे वर्ड्स जो वर्ड समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। कौन से वर्ड्स है वो देखो। एक वर्ड होता है कावर्ड, एक वर्ड होगा निगार्ड, एक वर्ड होगा बेटा स्कॉलर, और एक होता है माइजर। बस ये 4 ही शब्द है, ठीक है। अभी 4 ही शब्द से रिलेटेड रूल क्यों है? क्योंकि ये भी कॉमन एरर में आते हैं। ये जो वर्ड्स आप लोगों को दिखते हैं, ये वर्ड्स अपने नाउन फॉर्म में, एडवर्ब फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज होंगे बहुत ही अलग मैनर से। जो मैनर हमने पढ़ा है वो मैनर बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या मुझे आप बताने की कोशिश करोगे कि ये जो कावर्ड, निगार्ड, स्कॉलर और माइजर वर्ड्स है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं? हमको लगता है ये ज्यादातर एडजेक्टिव है, नहीं, बट ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अगर मुझे इन सभी का एडजेक्टिव फॉर्म करना हो तो मैं कावर्ड को कावर्डली कहूंगी, निगार्ड को निगार्डली कहूंगी, स्कॉलर को स्कॉलरली कहूंगी। अब हम बड़ा अजीब लगता है हमको, ठीक है जी, क्योंकि हमने कभी यूज किया नहीं है ना। हमने कभी स्कॉलरली पीपल नहीं कहे हैं, हमने हमेशा स्कॉलर पीपल ही कहा है। और माइजरली पीपल तो हम बिल्कुल ही नहीं कहते, हम माइजर पीपल ही कहते हैं, बट जो कि क्या है, गलत है। ये अपने एडजेक्टिव फॉर्म में एलवाई के साथ आएंगे। कौन से? ये 4 वर्ड्स, ठीक है जी बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ 4 ही वर्ड से रिगार्डिंग मैं सारे रूल्स आप लोगों को बता रही हूँ। और बेटा क्या होता है ना, अगर इन सारे शब्दों को मुझे एडवर्ब के फॉर्म में लिखना है, एडवर्ब बनाना है, तो फिर मैं कैसे लिखूंगी मैम इनको? एडजेक्टिव में तो ये ऐसा आता है, एडवर्ब में कैसे? तो एडवर्ब में इनको इन अ मैनर लिखा दो, जैसे इन फिल इन द ब्लैंक मैनर, जैसे इन कावर्डली मैनर, इन माइजरली मैनर, इन निगार्डली मैनर, इन स्कॉलरली मैनर, तब जाकर ये सारे एडवर्ब्स हो जाएंगे। मतलब हम क्या कहते हैं ना, बहुत सी बार हम कहते हैं ना कि शी इज अ माइजरली पर्सन, तो हमको ऐसा लगता है कि ये माइजरली वर्ड यहाँ गलत है, बट नहीं, दिस इज राइट। इसको अगर आपने ऐसा लिखा, शी इज अ माइजर पर्सन, तो फिर ये गलत है, तो फिर ये गलत होता। माइजर पर्सन ना कहो, आप माइजरली पर्सन कहो, है ना। और अगर आपको एडवर्ब लिखना है, जैसे शी स्पेंड्स मतलब खर्च करना, स्पेंड्स इन अ माइजर मैनर, नहीं, माइजरली मैनर। आप इसको ऐसा नहीं लिखो शी स्पेंड्स माइजरली, नहीं, शी स्पेंड्स इन अ माइजरली मैनर। तो थर्ड इज राइट, फर्स्ट इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, है ना। हम कहते हैं ना वो कंजूस है, तो हम कहते हैं ही इज अ माइजर पर्सन, नो, ही इज अ माइजरली पर्सन आएगा।
ये कॉमन एरर्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर की कॉमन एरर 3। पहली क्या थी, कुछ वर्ड्स के साथ एल वाई लगाकर भी हम एडजेक्टिव यूज करते हैं उनको। दूसरी क्या थी, कुछ वर्ड्स एडवर्ब होने के बावजूद भी एल वाई नहीं लगाते। और तीसरी क्या थी कि ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें 4 वर्ड्स एक्सेप्शन होते हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव के फॉर्म्स में। बताओ बेटा, हाँ या ना? क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, ओके। वी हैव सम एग्जांपल्स, चलो चेक करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, राजू इज अ माइजरली मैन। बताओ जरा सही है या गलत है। दूसरा कहता है राजू बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। बताओ सही या गलत है। तीसरा, आई सॉ अ स्कॉलर मैन। बताओ सही या गलत। फिर बताओ दैट मैन टॉक्ड मी टू मी इन अ स्कॉलरली मैनर। बताओ सही या गलत। फिर कावर्डली ग्रुप, दे बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। बताओ इसमें से सही। तो बताओ इसमें से क्या क्या गलत है, चलो दीजिएगा जवाब। ये जो आपका एग्जाम्पल दिखता है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 एग्जाम्पल्स में विच आर इनकरेक्ट, कौन से एग्जाम्पल्स आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट दिखते हैं, चलिए बताइएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू आंसर प्लीज। चेक क्या करना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये तो। अंकुश, आपको ये बताना है बेटा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल में किस एग्जाम्पल में आपने एडवर्ब को सही यूज किया है या फिर गलत यूज किया है। तो जहां पर आपको एडवर्ब गलत यूज करा हुआ दिखता है वो एग्जाम्पल्स आपका आंसर होगा। आपको इसमें से क्या गलत लगता है, कौन से एग्जाम्पल में गलती आपको लग रही है वो बताइए। जैसे पल्लवी ने जवाब दिया है 1 3 एंड 5। चलो ठीक है। राजू इज अ माइजरली मैन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। राजू बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, ये भी सही है। क्यों, यहाँ पर माइजरली एडजेक्टिव हुआ है, सही है। यहाँ पर इसको एडवर्ब बना के लिखा है तो मैनर के साथ लिखना पड़ेगा। आई सॉ अ स्कॉलर मैन, सही है। दैट मैन टॉक टू बी इन अ स्कॉलरली मैनर, ये भी सही है, स्कॉलरली मैनर। दैट वाज अ कावर्डली ग्रुप, कावर्डली ग्रुप, ये भी सही है। दे बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, है ना, ये भी सही है। एक मिनट है, एक मिनट। थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। आई सॉ अ स्कॉलर मैन, ये गलत है। इसको कहना चाहिए आई सॉ अ स्कॉलरली मैन। स्कॉलरली क्यों होगा, क्योंकि सॉलर ये वर्ड अगर एडजेक्टिव बनाकर लिखा गया तो उसको स्कॉलरली लिखेगा, स्कॉलर नहीं। बाकी सब बिल्कुल सही है। अच्छा 1 3 5, तो 3 में तो आ गया। हाँ जी हाँ जी, नो 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 नो, यहाँ पर ठीक है, इसको एडजेक्टिव बनाकर लिखा गया, बट सही तो है ना, इसको सही तरह से सही फॉर्म्स में तो यूज किया गया है ना। राजू बिहेव्ड इन अ वाइजरली माइजरली मैनर, कैसा बिहेव किया उसने, माइजरली, मतलब बड़ा ही कंजूसी से उसने मेरे साथ बर्ताव किया। तो एडवर्ब है ना यहाँ पर, बर्ताव के बारे में बता रहे। मैंने एक पढ़ा लिखा आदमी देखा स्कॉलरली, तो वो स्कॉलर ये वर्ड एडजेक्टिव बनाना चाहिए, एडजेक्टिव में इसको स्कॉलर नहीं लिखा जाता, स्कॉलरली लिखना होता है। 4 सही है। 5, दैट वाज अ कावर्ड ग्रुप लिखना गलत है, दैट वाज अ कावर्डली ग्रुप, ये सही है क्योंकि कावर्डली ये वर्ड
हम एडजेक्टिव में कावर्डली ही लिखते हैं। एंड फिर दे बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। समझे या नहीं समझे? कोई जवाब नहीं है आप लोगों से? क्या गलती क्या हो रही है भाई? आपको कुछ समझ नहीं रहा है तो वैसा बता दो बेटा। ऐसे चुप चुप ना रहे क्लास में। पल्लवी फर्स्ट इज राइट बेटा। देखो, दे आर कावर्ड, ये ऑप्शन सही है। वो कावर्ड है, वो कायर है, वो है। अरे बाबा हाँ, एडवर्ब मैंने चेक करने के लिए बोला था, बट कहीं कहीं एडजेक्टिव भी दिया है जो गलत था, तो जो गलत था उसको सही तो किया जाएगा ना। हाँ बेटा अंकुश, मतलब मैं एडवर्ब तो पढ़ा रही हूँ, बट जो गलत था वो तो उसको तो सही किया जाएगा ना बेटा, अगर एडजेक्टिव भी हो। ठीक है, ओके, अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ एडवर्ब चेक करो, ठीक है। राजू इज माइजरली मैन, दिस इज राइट। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, राजू इज माइजर मैन लिखते थे तो गलत था, है ना। यहाँ से गलती क्या है? आई सॉ अ स्कॉलर मैन, जो कि स्कॉलर के जगह स्कॉलरली चाहिए था, और दे बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर, ये भी सही है। बाकी तो बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है कहीं पर। ठीक है, अब मैं कुछ दो क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों को, और इस क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा शायद कि एडवर्ब पर कैसे सवाल होते हैं। देखो, एडवर्ब के यूसेज पर सवाल होता है, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, आपके पास ऑप्शंस किए हुए ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ऐसे आपके पास चार चार ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन में। इसमें से आपको हर एक ऑप्शन में से एरर को स्पॉट करना है। यू विल हैव टू स्पॉट द एरर गिवन इन द फॉलोइंग या फिर अबाव क्वेश्चंस। विच पार्ट इज इन एरर फॉर्म नाउ? रीमा कहते हैं मैम एडजेक्टिव एडवर्ब मैनर, एक बार बताइए। ठीक है रीमा, मैं बताती हूँ, पहले इन क्वेश्चंस को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई विल गेट बैक टू दैट वन आगे। अरे दीजिएगा भाई, जवाब दीजिएगा। अंकुश राय, कौन से क्वेश्चन का आपने बी ऑप्शन दिया अंकुश? He has been working with me for a long time that I have understood him thorough। इसमें कौन से ऑप्शन में आपको गलती लगती है? इसके बाद आ जाओ, मोर देन हाफ प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज हैव अ हाई शुगर एंड आर एक्सेसिव स्वीट। इसमें कौन से ऑप्शन में आपको गलती दिखती है वो बताएंगे। पवन पटेल, पवन कहता है फर्स्ट का बी आएगा, ठीक है, और सेकंड का बाबा? देखो, ऐसी गलतियां बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती है, ठीक है। सेकंड में फर्स्ट, ओके। क्या गलती, क्या लगता है आपको, क्या ठीक करें हम?
ही हैज बीन वर्किंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से मेरे साथ काम करते आ रहा है। दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थरो, ताकि मैंने अब उसको पूरी तरह से समझ लिया है। तो हम थरो, ये वर्ड जो है ना, ये थरो का वर्ड मीनिंग क्या होता है? डिटेल में, इन डिटेल, बहुत ही डीपली। तो मैंने उसको बहुत ही डीपली समझ लिया है। इस थरो को आप थरोली लिखिएगा, थरोली लिखेगा, थरो नहीं लिखेगा। क्या लिखोगे? थरोली। ये थरो लिखना गलत है, समझे? उसके बाद देखो, मोर देन हाफ प्रोडक्ट्स टारगेटेड एट बेबीज हैव अ हाई शुगर एंड आर एक्सेसिव स्वीट। तो एक्सेसिव स्वीट ना लिखते हुए हम लिखेंगे एक्सेसिवली स्वीट। क्यों? दोनों में भी हमें एल वाई क्यों लगाना है? देखो, थरो ये एडजेक्टिव चाहिए, थरो ये एडजेक्टिव होता है ना? अब थरो ये थरो का मतलब क्या होता है? डिटेल में, है ना? थरो ये एडजेक्टिव है। हमें तो एग्जाम्पल में एडवर्ब चाहिए था। कैसे? मैंने कहा मैंने उसको पूरी तरह से समझ लिया है। तो पूरी तरह से समझना, समझना ये क्रिया होती है। क्रिया को डिस्क्राइब करते हुए एडवर्ब लिखा जाएगा, राइट? थरो ये एडजेक्टिव है, उसको एडवर्ब कैसे होगा? उसका एडवर्ब होगा थरोली। तो ये थरोली सही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, हाफ प्रोडक्ट से ज्यादा के, मतलब मोर देन हाफ प्रोडक्ट्स जो टारगेटेड होते हैं बेबीज के लिए, बच्चों के लिए जो टारगेटेड होते हैं, उनमें हाई शुगर होता है। और वो एक्सेसिवली का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रमाण में। और वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो यहाँ पर मीठा होना, स्वीट, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हुए एडवर्ब आएगा। एडवर्ब को आपने एलवाई में लिखना है, क्योंकि एक्सेसिवली होता है, एक्सेसिव ये एडजेक्टिव होगा। देखो, एक्सेसिव ये एडजेक्टिव होगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सेसिवली, हमें एडवर्ब चाहिए। क्यों? यहां पर ये स्वीट को डिस्क्राइब करते हुए आ रहा है, इसीलिए। तो बेटा आपका फर्स्ट का आंसर भी डी था, और सेकंड का आंसर भी मेरे हिसाब से शायद आपका आंसर डी ही होगा। तो आपके आंसर आएंगे डी यहाँ पर सभी जगह, मतलब ए, बी गया, सी गया, और डी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर भी डी आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, बेरी आपका जवाब सही था। बाकी सभी लोगों ने जवाब गलत किया है। देखो, गलती आप कर रहे हो कोई बात नहीं, बट जो गलतियां आप करते हो, समझ में आ रहा है वो गलतियां हो क्यों रही है, या उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए, ये समझ रहा है आपको? अरे बाबा बताओ, जवाब तो दो, क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। अभी आगे बात करते हैं हम कुछ एडवर्ब्स की, जो एडवर्ब नेगेटिव होते हैं मीनिंग में नेगेटिव होता है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्चुनेटली एडवर्ब्स भी है, वो नेगेटिव होता है मीनिंग में। ठीक है, चलो। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि जब मैं कहूंगी ना, आई हार्डली, आई हार्डली स्टडी, है ना? आई आई हार्डली स्टडी, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मैं, या तो इसका मीनिंग होता है मैं पढ़ाई नहीं करता, नहीं करती, या फिर मैं बहुत ही कम बार बार पढ़ता हूं। इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो ये या तो ये। अब इसके दो मीनिंग होते हैं, मतलब इसमें नहीं का मीनिंग आता ही है। आप कहो कि मैं बहुत ही कम बार पढ़ता हूं, मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो। और इसमें भी आपने वही कहा कि मैं पढ़ता नहीं हूं। तो जो हार्डली वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग नहीं होता है। अगर हार्डली की जगह मैंने सेल्डम इस वर्ड को लगाया, उसका भी मीनिंग नहीं होगा। बेयरली का मीनिंग भी नहीं होगा, स्कार्सली का मीनिंग भी नहीं होगा। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये शब्द नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। क्यों? इनका मीनिंग नहीं होता है, नहीं होता है इनका मीनिंग।
मतलब पूरी तरह से नहीं, तो अब आप कहोगे मैम फिर अगर इनका मीनिंग नहीं है तो आप नॉट से भी तो कह सकते हो ना कि आई डोंट स्टडी। बट बेटा देखो कैसा होता है ना कि 1% का चांस होता है कहीं ना कहीं, 1% मतलब होने के चांसेस बहुत कम होता है ना, उस समय हम इन शब्दों को यूज करते हैं, तो ये पूरी तरह से नेगेटिव होते हैं, मेजोरिटी इनका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी वर्ड है, लिटिल, नो सुनर, नथिंग, नेवर, अनलेस। अनलेस का मीनिंग होता है अगर नहीं तो, नेवर मतलब कभी नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नो सुनर मतलब जैसे नहीं, नो सुनर टाइम बताता है, नो सुनर का मीनिंग होता है जैसे नहीं, लिटिल मतलब बहुत ही कम, बिल्कुल ना समान। तो बेटा ये जो वर्ड्स आपको दिखता है ना, इन सारे वर्ड्स को हम नेगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहेंगे हम नेगेटिव एडवर्ब्स। अब चलो इसको मैंने समझ तो लिया कि ये नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, बट इनका उपयोग क्या होता है, क्या रूल क्या बनता है? तो रूल ऐसा बनता है कि वी नेवर यूज नेगेशन विथ नेगेटिव एडवर्ब्स। मतलब जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ नेगेशन कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान से सोचो। देखो, मैं अगर किसी सेंटेंस में हार्डली वर्ड यूज कर रही हूं मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके साथ मैंने नॉट ये वर्ड भी ऐड कर लिया मतलब नेगेटिव नेगेटिव हो गया, जो कि गलत होता है। मैं किसी सेंटेंस में नेवर भी कह रही हूँ, उसी सेंटेंस में मैंने नॉट भी यूज कर दिया, गलत हुआ, नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो देखो बेटा, इनके साथ कभी भी नेगेशन यूज ना करो। अब इनको फिर नेगेशन यूज नहीं करना है तो फिर इनको इंप्रूव कैसे करेंगे मैम? तो बेटा यू हैव अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग देम। कोई भी एक वर्ड हटा दो, रिमूव करो। जैसे देखो, ही डज नॉट हार्डली विजिट टेम्पल, इसमें आपने नॉट भी लिखा, हार्डली भी लिखा, स्टेटमेंट गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करेंगे ही हार्डली विजिट्स टेम्पल। वो टेम्पल कभी कभार ही विजिट करता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही डजंट विजिट टेम्पल। मतलब अब दोनों वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग वाले हैं वो साथ में नहीं लिख सकते हो। सेम सेम हैपेंस विथ देयर इज नो लिटिल शुगर। यहां पर आपने लिख दिया देयर इज नो लिटिल शुगर, नो भी कह रहे हो लिटिल भी कह रहे हो, गलत हुआ। यहां पर तो नो लिखो नहीं तो लिटिल लिखो। ही नेवर आस्क अबाउट नथिंग, वो कभी भी किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में नहीं पूछता, तो इसको लिखो ही नेवर आस्क अबाउट नथिंग को हटाकर यहां लिखोगे आप एनीथिंग। समझे? और रिंकी रेयरली डिड नॉट गेट अपसेट इन लाइफ, रिंकी कभी कभार ही अपसेट नहीं होती, ये कहना गलत है। आप कहो या तो रिंकी रेयरली अपसेट होती है, या तो कहो वो कभी अपसेट नहीं होती। आप ऐसा मत कहो दोनों दोनों, तो यहाँ से रेयरली रखो और डिड नॉट हटा दो, है ना? तो उसको सही आप मतलब सही करने के तरीके दो है। ठीक है जी, तो ये रूल आप ध्यान में रख पाओगे? कोई दिक्कत है आपको? अगर ये एरर में आ गया तो आप जवाब दे दोगे इसका? चलो फिर, चलो तो फिर, है ना, ये रूल ध्यान में रखिएगा रिलेटेड टू एडवर्ब्स। हाँ जी, ओके। अब ये जो मैंने नेगेटिव एडवर्ब आपको पढ़ा है ना, यहाँ से मैं आपको इन्वर्जन भी पढ़ाऊंगी। बट पहले, अच्छा ठीक है, मैं फिर सवाल साथ में पूछ लेती हूँ, लेकिन पहले हम सवाल ले लेते हैं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर इन्वर्जन और नेगेटिव दोनों भी है। ठीक है, जाने दो, है ना, हम पहले इन्वर्जन कर लेते हैं, फिर नेगेटिव के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इन्वर्जन और नेगेटिव हमने साथ में लिखा हुआ है एक ही क्वेश्चन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट एडवर्ब्स, वो है नेगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, व्हाट इज अ नेगेटिव एडवर्ब? नेगेटिव एडवर्ब क्या होता है ना, एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात तो सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ है बिल्कुल। अब उसके बाद हमें इन्वर्जन देखना है। फिर अब इन्वर्जन क्या होता है? तो बेटा देखो, अभी ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 10 मिनट बिल्कुल फोकस करते हुए ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, बहुत जरूरी टॉपिक है। देखो शांति से, इन्वर्जन क्या होती है? इन्वर्जन मतलब सेंटेंस का जो सपोर्टिव वर्ब्स होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आ जाता है।
उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब सपोर्टिव वर्ब्स comes before the subject, and this is the structure of inversion. The structure of inversion is when supportive verbs is written before the subject. इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इन्वर्जन, समझेगा। अब इन्वर्जन हम करते हैं, कब करते हैं? हम जब किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं ना, तब इन्वर्जन करते हैं। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, तो उसको क्वेश्चन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? एम आई वेरी हैप्पी, एम आई हैप्पी या एम आई वेरी हैप्पी, समझे? तो अब इन्वर्जन देखो, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है? रेगुलर स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सपोर्टिव वर्ब लिखा होता है, सपोर्टिव वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है अपना रेगुलर स्ट्रक्चर। अब इस रेगुलर स्ट्रक्चर को इन्वर्जन कैसा लिखा जाता है? तो ऐसे लिखा जाता है। कैसे? सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया और सब्जेक्ट सपोर्टिव वर्ब से बाद गया, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को हम इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है जी? यहां तक आ गए आप। अब इन्वर्जन और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क होता है और यहाँ पर एक सवाल पूछा गया होता है। इन्वर्जन में सवाल नहीं होता, ये ध्यान में रखो। इन्वर्जन में सवाल नहीं होते हैं, हम इन्वर्जन में सवाल नहीं पूछते हैं, ये लाइन भी ध्यान में रख लो। अब आगे जो बात मैं समझाऊंगी ना, वो देखो। अब क्या होता है ना, कभी कभी सेंटेंसेस में हमें इन्वर्जन करना होता है। कब हमें इन्वर्जन करना होता है? कब हमें इन्वर्जन करना होता है? देख लो, अगर कभी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, तब हमें सेंटेंस में इन्वर्जन करना पड़ेगा। देखो मैं क्या बता रही हूं, मैं बता रही हूं when these adverbs start the sentence, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है? sentence it will be an inversion, तब वो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब क्या होता है ना बेटा? अपोजिट कहते हैं हम, अपोजिट मतलब इन्वर्जन होता है। तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है जब भी ये एडवर्ब्स, कौन से एडवर्ब्स है भाई? ये हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये एडवर्ब जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, तब आपके सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन माने क्या होगा? इन्वर्जन माने सेंटेंस का सपोर्टिव वर्ब सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, बस। कब? अगर किसी केस में नहीं बेटा, इन्वर्जन इज नॉट इंटरोगेटिव, ओम प्रकाश, वही तो मैंने बाद में बताया ना। अगर किसी केस में एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में होते हैं, कौन से एडवर्ब? जैसे हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम। अब ये सेंटेंस के स्टार्ट में क्यों होते हैं? क्या रीजन होता है इनका? देखो, हार्डली का मीनिंग होता है कभी कभार, रेयरली का मीनिंग होता है कभी कभार, बेयरली का मीनिंग होता है कभी कभार, सेल्डम, स्कैर्सली का मीनिंग होता है कभी कभार। अब कभी कभार क्या होता है? अगर मैं सेंटेंस में देख लो, हाँ देख लो जरा, अगर मैं सेंटेंस में कहूं कि आई सेल्डम विजिट लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी कभी कभार ही जाती हूं, मैं कभी कभार ही लाइब्रेरी जाती हूं। इस सेंटेंस का मैंने सेल्डम जो वर्ड है, वो सेल्डम ये वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखा, तो सेंटेंस नॉर्मली जिस स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट के बाद वो वही स्ट्रक्चर है। बट अगर मैंने इसका जो सेल्डम ये वर्ड है वो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया, तो फिर मुझे क्या करना होगा ना, सेंटेंस में सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट के पहले। अब सपोर्टिव वर्ब तो यहाँ है नहीं, V1 है, तो हम सपोर्टिव वर्ब लेते हैं डू। सेल्डम डू आई विजिट लाइब्रेरी, इसका मीनिंग क्या होगा मैम? फिर क्या मतलब क्या है? अब आप अंदर भी लगा देखो, ये एग्जाम्पल भी सही है, ये एग्जाम्पल भी सही है, फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है बेटा बात करने का, अंतर है बेटा प्रायोरिटाइज करने का, अंतर है बेटा एम्फोसाइज करने का। अगर मैं कहूं आई सेल्डम विजिट लाइब्रेरी, इसका मीनिंग होता है मैं कभी कभार ही लाइब्रेरी जाती हूं। अगर मैं कहूं कभी कभार ही मैं लाइब्रेरी जाती हूं, सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? कभी कभार या फिर
बहुत ही कम बार, मतलब नहीं के तरह। तो मैं लाइब्रेरी जाती ही नहीं या फिर बहुत ही कम बार जाती हूँ, ये ना कहते हो मैंने कह दिया बहुत ही कम बार मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, ऐसा कह दिया, कोई डिफरेंस नहीं। बस वर्ड पहले सामने था, सेंटेंस के बीच में था, अब वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया। सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं था, सब अंदर था। एक बेसिक डिफरेंस यही है और यही आपको समझना है। एंड दिस इज द रूल ऑफ इन्वर्जन फॉर यू। जैसे देखो, हार्डली डिड मेक मी कंफर्टेबल, हार्डली डिड ही मतलब उसने मुझे कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करवाया, मतलब ना के बराबर ही करवाया। रेयरली डू वी सी सच अ मैग्निफिसेंट डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, मतलब क्या होता है, कभी कभार ही हम ऐसे बहुत ही बड़े फायरवर्क के डिस्प्ले देख पाते हैं, मतलब ना के बराबर ही। रेयरली डू वी, बेयरली हैड ही वोकन अप, जैसे वो उठा ही नहीं था। व्हेन ही गॉट रेडी फॉर वर्क, तभी वो काम के लिए, ठीक है। सेल्डम, स्कैर्सली, स्कैर्सली हैड द सन राइजन, जैसे सन, जैसे सूरज जो है वो सूरज उगा था, हाइकर्स ने अपनी जर्नी तभी स्टार्ट कर दी। सेल्डम, सेल्डम हैव आई गॉट सच आइडियाज, मतलब कभी कभार ही ऐसे आइडियाज मुझे आती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई सेल्डम हैव गॉट सच आइडियाज, बट वो ना लिखते हुए मैंने बस ऐसा लिखा। रैंडमली नहीं आएगा बेटा यहां पर। या फिर आ भी जाएगा, एडवर्ब है, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत करता है, तब हम सेंटेंस का सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट्स के साथ में लिखते हैं, सामने लिख देते हैं, सामने। यस, ओके। देखो, लिटिल हैज शी डन फॉर मी, मतलब बहुत ही कम है जो उसने मेरे लिए किया है, मतलब कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, शी हैज डन लिटिल फॉर मी, उसने मेरे लिए बहुत कम किया है, मतलब कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिटिल हैज शी डन फॉर मी। दोनों भी तरीके सही है। आगे देखो, नो सुनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे हम स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे, ट्रेन निकल चुकी थी। तो जैसे नहीं, नो सुनर का मीनिंग होता है जैसे नहीं। नेवर हैड आई मेड दिस ब्लंडर, मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती कभी नहीं की है। इसको मैं ऐसा ना लिखती हूँ, मैं लिख रही हूँ कभी नहीं की मैंने ऐसी गलती, कभी नहीं की मैंने ऐसी गलती। दिस इज इनवर्जन। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप देखोगे सेंटेंस के शुरुआत में एडवर्ब दिया है, ठीक है, मैं सेंटेंस का सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट के सामने लिखता हूँ या लिखती हूँ, खत्म। अगर इसका ख्याल आपने रखा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी इन्वर्जन्स में। आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस। कुछ पहले तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो देखो, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल वर्क, आप मेक श्योर करिएगा अगर ये सेंटेंस की स्टार्ट कर रहा है तो सेंटेंस का सपोर्टिव वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, जो कि है सही है। हार्डली हैड आई गॉट इनटू बेड, सही है। नो सुनर हैड आई गॉट इनटू बेड, ये भी सही है। समझे? हाँ जी, ओके। सम क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लगता है, ABCD?
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपका जवाब आया है, सभी लोगों ने जो जवाब दिया बहुत ही अच्छा जवाब दिया। रेयरली डज ही ईट वेजिटेबल्स, बहुत ही अच्छा। देखो ये जो बी ऑप्शन है ना, इसमें कॉमा दे दिया बीच में, जो कि गलत है। रेयरली ही ईट्स, रेयरली शुरुआत में लिखो तो सपोर्टिव वर्ब शुरुआत में लिखो, ये भी गलत है। ही ईट्स रेयरली, ही ईट्स रेयरली ना लिखे, ही रेयरली ईट्स लिखे। क्यों? हम जब भी रेयरली मतलब जब भी फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने वाला, तो हम हमेशा उसको वर्ब से पहले लिखते हैं, है ना। ठीक है, ओके, तो डी भी रॉन्ग हुआ। हाँ जी, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने जवाब देने की कोशिश की है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से सेंटेंस में करेक्टली यूज किया गया हुआ है, बताइए। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन सिर्फ इन्वर्जन सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा या कोई और? देखो इस पर जो रूल मैंने बताया वो रूल पर या तो नेगेटिव एडवर्ब वाला रूल आएगा या तो इन्वर्जन, बस, बाकी कोई दूसरा सवाल नहीं आएगा। अगर आता है दूसरा सवाल तो पेयर वाला आ सकता है। तो पेयर वाला सवाल क्या आएगा तो वो भी मैं समझा देती हूँ। मतलब जब हम ध्यान में रखिएगा। अच्छा ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब तो दे दीजिए ना पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। सेल्डम डज बार्किंग डॉग बाइट, राइट ओम प्रकाश? इट इज एब्सोल्युटली राइट। Okay, he visits his uncle frequent. Okay, he often visits his uncle. He visits often his uncle. Okay, he visits his uncle often times. चलो भाई जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी। कितना समय, इतना समय लेना है क्या आपको? मतलब आपके एग्जाम में आपको समझ रहा है 40 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इंग्लिश में ज्यादा मेहनत होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 1 मार्क मिलेगा, इंग्लिश में 2 को अटेम्प्ट करके 1 मार्क मिलेगा। समझ रहे आप मेरी बात? तो अटेम्प्ट आपको अच्छा खासा इंग्लिश में लगाना पड़ेगा। क्या आएगा जवाब? हाँ जी बेटा, हाँ जी, यस, राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ही विजिट्स हिज अंकल फ्रीक्वेंट, नहीं, ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स हिज अंकल, ही विजिट्स हिज अंकल फ्रीक्वेंटली, ऐसा हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंटली मैनर है, या फिर ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स हिज अंकल ऐसा भी लिखोगे। ही ऑफन, ऑफन ये वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आता है, वर्ब से पहले बाद में लिखा है, ऑफन टाइम्स नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, रीमा, ओम, अंकुश, पल्लवी, बेरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। जो इन्वर्जन है ना, वो इन्वर्जन पे जो एक सवाल आ सकता है, वो सवाल के बारे में थोड़ा और डिस्कशन जो है और ज्यादा डिटेल डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन डिफरेंट काइंड ऑफ आ सकता है इन्वर्जन पर, वो है कि बाबा जो इन्वर्जन आपको एग्जाम में आएगा, है ना, वो कभी कभी पेयर के साथ होता है, पेयर के साथ होता है। जैसे कभी कभी हम पेयर किस किस के लिखते हैं, तो जो हार्डली वर्ड होता है ना, वो अगर इन्वर्जन आ जाए तो उसके पेयर में हमेशा वेन होगा। जैसे देखो, हार्डली के साथ आपको वेन ये वर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब कैसे होगा ना, देखो, हार्डली प्लस फर्स्ट क्लॉज, सेंटेंस का सेंटेंस की तरह ही होता हुआ पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं, व्हेन प्लस सेकेंड क्लॉज, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है नो सुनर, इसके बाद फर्स्ट क्लॉज, और उसके बाद आएगा पेयर में व्हेन नहीं दैन। तो आपको इसमें थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ जी, और अगर हार्डली की जगह आपने स्कैर्सली भी लिखा या रेयरली बेयरली भी लिखा, फिर भी आपको व्हेन ही यूज करना है उसके पैर में, ठीक है। और नो सुनर के साथ दैन यूज होगा, दैन। समझ रहे आप मेरी बात? देखो यहां आया है व्हेन और यहां आया है दैन, देन नहीं आया है बेटा, क्या आया है? दैन। हाँ जी, दैन, है ना। और फिर एज सुन एज तो इन्वर्जन नहीं है तो उसको नहीं लिखते हैं। अच्छा ठीक है, ये दो भी ध्यान में रखिएगा, ये जो पेयर है ये इन्वर्जन वाली। तो इन्वर्जन पर एक और ये भी सवाल आ सकता है पल्लवी, जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मिल गया आपको आंसर? या वो किसने सवाल पूछा था मुझे नहीं पता, जिसने भी पूछा होगा उनको जवाब मिला है? सभी स्टूडेंट समझो, इन्वर्जन पे तीन काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इन्वर्जन की स्ट्रक्चर, दूसरा इन्वर्जन की पेयर, और तीसरा आ सकता है बेटा नेगेटिव एडवर्ब्स वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, इसके पहले हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के 3 रूल देखे, इन्वर्जन के 3 रूल हम देख रहे हैं। चलो, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग भी ध्यान दे रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, गुड। हाँ जी, अच्छा। अभी क्या हो रहा है ना, अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स को, जितने हो सकते हो उतने, जितने हो रहे उतने अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर बचे हुए एडवर्ब्स हम कल के एरर्स में देख लेंगे। एक एडवर्ब की पेयर होती है बेटा, वो पेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। वो जो पेयर होती है ना, वो पेयर होती है ये। हम कभी कभी सेल्डम इस वर्ड को यूज करते हैं या लिटिल इस वर्ड को यूज करते हैं, तो उसके साथ एक ग्रुप लगाते हैं, एक जोड़ी लगाते हैं, वो जरा हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखो, अब देखो सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम मतलब बहुत ही कम बार, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। अब अगर सेल्डम को मुझे, समझेगा इस बात को, सेल्डम को मुझे और इस वर्ड के साथ कभी किसी सेंटेंस में यूज करना है, ये कहते हुए कि मैं ना ही करती, मतलब जैसे कुछ भी मुझे करना है तो मैं करती ही नहीं, या फिर करूंगी तो कभी कभार ही करूंगी, करूंगी तो कभी कभार ही करूंगी। अब ये जो फ्रेजेस होती है ना, इन फ्रेजेस को समझने की कोशिश करिए। ये जो फ्रेजेस होती है ना बेटा, ये जो फ्रेजेस है, ये फ्रेजेस ऐसे ही यूज करनी होती है सेंटेंसेस में। जैसे अगर आप सेल्डम को और के साथ जोड़ रहे हो तो इसके बाद नेवर लगाओ, मतलब क्या, या तो कभी कभार या तो कभी नहीं। और अगर सेल्डम के साथ अगर इफ वर्ड लगा है तो उसके साथ नेवर ना लगाते हुए एवर लगा दो। जैसे एग्जाम्पल होगा ही सेल्डम और नेवर क्राइज, वो कभी कभार ही या तो रोता ही नहीं, और नेवर। या फिर इसको ऐसा लिखो, ही सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार ही, इफ एवर मतलब कभी कभार ही वो अगर रोता होगा तो वो ना के बराबर ही रोता है। वही सेल्डम इफ एवर क्राइज, मतलब कभी अगर वो रोता है तो वो कभी कभार ही रोता है। तो अगर इसका मीनिंग ना समझ आए तो आपको ये बस फ्रेजेस समझने की, सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर, इनके फ्रेजेस होती है। ये जो फ्रेजेस होती है, ये फ्रेजेस होती है पेयर ऑफ एडवर्ब वाली, है ना, इन्वर्जन वाली। तो इसमें इन्वर्जन होता नहीं है, बट अगर सेंटेंस में सेल्डम के साथ और लिखा हो तो नेवर लिखो, सेल्डम के साथ इफ लिखा हो तो एवर लिखो, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटी बताने वाली फ्रेजेस होती है, यूज हम ही करते हैं, बट हमको थोड़ा यूज करने में जो हमारा टैक्टिक्स होती है, वो टैक्टिक्स की जरूरत नहीं होती। वाई? बिकॉज ये हमारी मदर टंग होती है, हम इसको यूज करते हैं रेगुलरली। इंग्लिश में नहीं ना हम इतना कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए हमें समझना पड़ रहा है सब छोटी छोटी बातें। अच्छा ठीक है, अब सेल्डम हो गया। अब आगे देखो लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। मैं कहूंगी मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इस बात का, अगर होगा तो बहुत ही कम है। कोई आया मुझे कहा मैम अब एआई के बारे में कुछ बता दो, मैं कहूंगी बेटा मुझे एआई के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, मतलब है ही नहीं। तो या तो मुझे आई हैव लिटिल मतलब बहुत ही कम, या तो फिर मुझे नॉलेज है ही नहीं, नो नॉलेज, नथिंग, मतलब कोई भी चीज आप थिंग में बता दो आगे, नो के बाद। और अगर मैं कहूँ कि बेटा मुझे बहुत ही कम नॉलेज है, अगर है तो अगर मुझे है तो बहुत ही कम नॉलेज है, ये आप ध्यान में रखिएगा।
कि भाई सेल्डम के साथ नेवर आएगा और का, और सेल्डम के साथ इफ लगा तो एवर आएगा, एंड लिटिल के साथ और लगा दो तो नो आएगा, एंड लिटिल के साथ इफ लगा दो तो इफ इन एनीथिंग आएगा या एनी आएगा। आपको बस समझना है, आपको बस नोट डाउन करना है इन सारी चीजों को, इसके लॉजिक या निमोनिक्स करने की कोई जरूरत नहीं, देख लो बस, ठीक है। ओके, एक और पेयर है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो है एल्स बट या अदर दैन। क्या होता है ना, हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सी बार एल्स के साथ दैन को यूज करते हैं और अदर के साथ बट, एल्स के साथ हम दैन यूज करते हैं, और अदर होता है ना, अदर ऑप्शंस ऐसा होता है तो उसके साथ बट लगाया जाता है। तो ध्यान में रखिए, एल्स के साथ अगर आपने दैन लगाया तो गलत होगा, अदर के साथ बट लगाया तो गलत होगा। आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है एल्स के साथ बट और अदर के साथ दैन, मतलब एल्स के साथ बट लगता है हमेशा और अदर के साथ दैन। जैसे इट वॉज नथिंग एल्स दैन मैडनेस, दिस इज रॉन्ग, इसको लिखेंगे इट वॉज नथिंग एल्स बट मैडनेस। इसका मतलब क्या है, ये कुछ और नहीं था बट मैडनेस थी, तो बट लगा दो, ठीक है, दिस इज राइट। अगेन, ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, अदर चाहिए यहाँ पर, बट टू वेट, मतलब रुकने के अलावा उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ऑल्टरनेटिव नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अदर बट यूज किया है, स्टेटमेंट है गलत, आप यूज करो ही हैड नो ऑल्टरनेटिव, नो अदर ऑल्टरनेटिव दैन टू वेट, यहां पर दैन आएगा, क्योंकि इनका लॉजिक क्या है, क्योंकि ये एक फ्रेजेज होती है, ये लॉजिक है। क्या है बाबा, फ्रेजेज होती है, समझे। क्या ये दो फ्रेजेस आपको समझ आई, है ना। और एक इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहती हूँ, एडवर्ब एज, जिसके साथ अब एक कॉमन एरर हम लोग रखते हैं, अच्छा कॉमन एरर, वो एज वाला कॉमन एरर कल हो जाए तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एडवर्ब्स के यूज यूज या यूसेज। सबसे पहले हम रूल देखते हैं, रूल ऑफ टू या फिर रूल ऑफ एडवर्ब टू। बाउंसर गया, ओके देखो बाउंसर क्या है, बाउंसर अभी आपको मिल जाएगा, देखो क्या है, एल्स, ये वर्ड जो है ना, एल्स का वर्ड का मीनिंग होता है कोई और। अब जब भी हम कोई और कहते हैं ना, तो नथिंग, कोई और पर, ऐसा हम कहते हैं कि जैसे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है पर रुकना ही पड़ेगा, कोई और कोई और का मीनिंग बेटा अदर भी देता है, ओ, कोई और का मीनिंग अदर भी देता है। अब कंफ्यूजन क्या होती है ना, हम इतना डिटेलिंग करते नहीं है, हम क्या करते हैं ना, हम ज्यादातर अदर, अदर मतलब कोई और, इस वर्ड के साथ हम बट इस वर्ड का यूज करते हैं, बट उसके पास कोई और चारा नहीं था रुकने के अलावा, मतलब ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू वेट, ऐसा हम यूज करते हैं, जो कि गलत है। तो सही पेयर कहती है कि एल्स के साथ आप दैन ना लगाओ, बट लगाओ हमेशा, और अदर के साथ दैन लगाओ बट नहीं लगाओ। ये है वो बाउंसर, कैसा हमने यूज नहीं किया ना, हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम लोगों को जरा वो फ्रेजेस में दिक्कत हो सकती है। एंड सेम हैपेंस विद सेल्डम, लिटिल, सेल्डम और नेवर, सेल्डम, ये भी आपको तुरंत नहीं समझ आएगा। मेरा काम है बता देना फ्रेजेस, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको पता चले। ये सारी चीजें कब बाउंसर रहेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब ये चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, आपने बताया तो भी कि बाउंसर गया, है ना। ओके, रूल ऑफ टू हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्या आया फिर यहाँ पर, हाँ देखो, रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू क्या कहता है, रूल ऑफ टू क्या कहता है ना, देखो हम क्या ना, हम एक एरर करते हैं हम टू के बाद, हम कहते हैं आई एम टू हैप्पी, ऐसा कहते हैं, है ना, आई एम टू हैप्पी, शी इज टू स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। अब बेटा ये दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल सही है या कौन सा एग्जाम्पल गलत है,
देखो, आई एम टू हैप्पी ये सही है, शी इज टू स्मार्ट ये भी सही है। हमें ऐसा लगता है आई एम टू हैप्पी ये सही है, बट ये गलत होगा। शी इज टू स्मार्ट ये सही है। अब आप कह रहे हो मैम ये आप क्या बता रहे हो, ये कैसे क्या गलत है, ये तो हम हमेशा यूज करते हैं। तो बेटा एक रूल है, रूल कहता है कि जब भी हम एडवर्ब टू का यूज करेंगे, एडवर्ब टू मतलब क्या होता है, ज्यादा, मतलब टू, वेरी, सो, इन सबका मीनिंग एक ही है। टू, वेरी, सो, इनका सबका मीनिंग एक ही है। सॉरी, डिफरेंस ऐसा है, वेरी और सो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो दो वर्ड्स है वेरी और सो, ये दो वर्ड्स प्लीजेंट होते हैं। प्लीजेंट मतलब क्या होता है कि भाई अच्छा मीनिंग जब आपको ऐड करना हो, या फिर जब एक अच्छा एडजेक्टिव किसी की तारीफ करनी हो या अच्छी बात कहनी हो, तब आप वेरी और सो का मीनिंग लगा, है ना। पर ये जो टू ये वर्ड होता है ना, ये अनप्लीजेंट होता है। अनप्लीजेंट कैसे, मतलब ये आप जब भी किसी भी ऐसे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हो जो कि तारीफ नहीं है, या फिर आपने कुछ किसी को गलत कहा या आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उस वक्त जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके लिए हम टू यूज करते हैं। जैसे जब देखो मुझे कहना है कि वो बहुत ही शानी है, तो शी इज टू स्मार्ट। तो किसी को स्मार्ट कहना अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। मैं अगर किसी को टॉन्ट कर रही हूँ कि बड़ी शानी लड़की है मुझे फंसा दिया, बड़ा शाना लड़का है मुझे फंसा दिया, तो स्मार्ट इस वर्ड को मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्म से यूज किया। समझ रहे, जब नेगेटिव मीनिंग से आप किसी वर्ड को यूज करते हो और वो बहुत ही ऐसे मीनिंग से आपको यूज करना है, तो आप टू लगाओ उसके पहले। जैसे इट इज टू बैड, इट इज टू अगली, इट इज टू हाई, इट इज टू विकेड। विकेड मतलब क्या होता है, दुष्ट। इट इज टू फुल, यू आर टू फुल। टू फुल मतलब बहुत ही मूर्ख हो यार तुम, टू फुल गलत कहा कुछ, तो टू लगाओ। बट अगर आप टू इस वर्ड को क्वालिटीज के साथ लिखते हो तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे टू हैप्पी कहना, टू ग्लैड कहना, टू ब्यूटीफुल कहना, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये रूल है एडवर्ब टू का। बताओ समझ आ रहा है। समझे, क्यों हंस रहे हो भाई। हाँ जी बेटा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक एरर करते हैं, वही एरर जो हम करते हैं कि TOO हम कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, बट कहीं पर नहीं यूज करना होता है, सिर्फ अनप्लीजेंट के साथ ही यूज करना होता है। चलो ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी। सही या गलत है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। ये घर मेरे लिए बड़ा छोटा है। छोटा होना अच्छी बात नहीं होती है, मुझे बड़ा चाहिए था। आई एम कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग का टोन है इसलिए TOO। द प्राइस ऑफ आयरन इज टू हाई, कंप्लेन है, आयरन की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है, तो कंप्लेन है, सही है। आई राइट वेरी करेक्टली, मैं बहुत ही करेक्टली लिखती हूँ, तो यहाँ टू नहीं यूज किया हमने, वेरी यूज किया। गॉड इज वेरी मर्सीफुल टू मी, अच्छी बात चल रही है, वेरी यूज किया। ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, वो इतना गरीब है कि वो कार भी नहीं खरीद सकता, इतना गरीब है। ये तो आपने कुछ तो नेगेटिव बात कह दी, दया आ गई आपको, ये भी टू के साथ आ रहा है, सही। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, है ना, ओके। सो आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतनी थकी हूं कि मैं बात करने के लिए भी बात भी नहीं कर पाऊंगा या बात भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, फंसाने की बात की इसलिए, फंसे हुए लोग है ना, अब ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए इतना मजा आ रहा है नहीं। ठीक है भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर फंसाया भी गया है और आप फंसे भी हो, तो भी जो हुआ वो हुआ, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर आप ये गाना बोलो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो देखेगा भी हो सकता है, देखेगी भी हो सकती है, ऐसा होता है ना। ज्यादातर कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के अंदर वो भावना होती है कि यार पढ़ाई करते हो फिर मैं उसको जवाब दूंगी कि उसने क्या खोया है, या उसको जवाब दूंगा या उसने क्या खोया है। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सह लो अभी सह लो, लाइफ है, हैपेंस। अच्छा ठीक है, ये बात समझ गए, टू के साथ क्या यूज होगा, है ना, समझ रहे।
नेगेटिव यूज होगा। क्वेश्चन पूछो क्या फिर, देखते हैं ना, मतलब आप हंस भी रहे हो, आप लोग ध्यान भी दे रहे हो क्या हंसी के साथ, ये भी देख लेते हैं फिर अभी। एक मिनट, एक मिनट, फेयर और रैदर नहीं हुआ ना अपना, ये पूरा होने के बाद ही क्वेश्चंस पूछूंगी तो फिर बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद ना हम यूज करते हैं टू और मच, इन दो शब्दों को, ठीक है। टू मतलब बहुत ज्यादा, मच मतलब भी बहुत ज्यादा। टू और मच हम कैसे यूज करते हैं, कभी कभी साथ में यूज करते हैं, तो कभी कभी हम टू मच बहुत बार यूज करते हैं। टू मच ये टर्म बहुत बार होती है, हम कहते हैं टू मच, आप तो टू मच हो, तुसी टू मच हो। टू मच ये वर्ड यूज करना कैसे, क्या रूल होता है, देखो टू मच हमेशा किसी भी नाउन के साथ यूज होगा। टू मच बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ है, टू मच पेन, है ना, बहुत ज्यादा परेशानी है, टू मच ट्रबल, समझ गए। अब ट्रबल्स प्लूरल होते, टू मेनी ट्रबल्स, है ना। तो टू मच है कभी भी नाउन के साथ यूज करें, और मच टू ये एडजेक्टिव के साथ यूज करें। हम ज्यादातर क्या होता है ना, हम एडजेक्टिव के साथ टू मच यूज करते हैं, नहीं यूज करिएगा, एडजेक्टिव के साथ मच टू यूज करिएगा। कौन सा एडजेक्टिव के साथ, वो भी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी को गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या कहेगा, शी इज मच टू एंग्री, वो बहुत ही गुस्सा है। अब एंग्री एडजेक्टिव हुआ, राइट, मच टू एंग्री, है ना। एंड शी हैज टू मच एंगर, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब यहाँ पर एंगर के लिए टू मच यूज कर रहे हो, एंग्री के लिए मच टू, क्या मतलब क्या है, एंग्री एडजेक्टिव है और एंगर नाउन है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, ये सारे रूल्स एग्जाम में आए हैं और आ सकते हैं। स्पॉट द एरर हम सब लोग क्लियर कर रहे हैं ये। हम्म, चलो, ये मच टू पेनफुल, मच टू केयरलेस, और यहां दिया फिर टू मच पेन, टू मच केयर, है ना, ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे इनफ, इस वर्ड की, इनफ। इनफ का मीनिंग क्या होता है, इनफ का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, काफी, बहुत ज्यादा काफी। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये जो बहुत ज्यादा काफी ये वर्ड है, ये हम सेंटेंस में दो तरह से यूज कर सकते हैं। इनफ मतलब बहुत ज्यादा, कभी कभी हम एडजेक्टिव बनाकर भी लिखते हैं इसको, एडवर्ब बनाकर भी लिखते हैं। अब इसके साथ एक मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, हम इसको हमेशा हर शब्द के पहले यूज करते हैं, जिस भी शब्द को बहुत ज्यादा आपको बताना है उसके पहले यूज करते हैं। बट अभी उसके पहले यूज करना है या नहीं करना है वो हम देखें। देखो, इनफ ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड हमेशा एडजेक्टिव ही नहीं होता या एडवर्ब ही नहीं होता, ये दोनों भी हो सकता है। अगर ये किसी नाउन के लिए आता है तो ये हमेशा नाउन से पहले यूज होगा, और ये अगर एडजेक्टिव के लिए आया है तो ये एडजेक्टिव के हमेशा बाद में यूज होगा। जैसे देखो, आई हैव इनफ शुगर टू मेक टी, मतलब मेरे पास बहुत शक्कर है चाय बनाने के लिए, बहुत है, इनफ शुगर से पहले आ रहा है, पहले। शी इज स्टूपिड इनफ टू टॉक टू हिम, वो उतनी मूर्ख है उससे बात करेगी। मूर्ख होना एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, पहले नहीं। इनफ स्टूपिड नहीं कहना है। आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड यू, मैं उतनी समझदार हूं तुमको समझ लूंगी। आई एम इनफ वाइज नहीं कहना, आई एम वाइज इनफ कहना है। ही हैज इनफ मनी टू बाय हिज हाउस, इनफ मनी, मनी नाउन है, उससे पहले इनफ आ रहा है, सो सही है। तो ये एक कॉमन एरर की गलती, कॉमन एरर होती है वो, जो कि आपको नहीं करनी है। बड़ा ही मतलब सटली ये एरर जो है वो निकल जाता है। उसके बाद फेयरली और रादर, ये दो शब्द समझेंगे। फेयरली का मीनिंग भी बहुत होता है, रेयरली रादर का मीनिंग भी बहुत होता है। दोनों का यूज क्या है, फेयरली ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और रादर ये नेगेटिव सेंस में। मतलब जब भी आपको किसी नेगेटिव इमोशन या एडजेक्टिव की बात करनी होगी तब आप रादर यूज करो, और जब आपको तारीफ करनी होगी तब आप फेयरली यूज करो।
जैसे गरिमा इज फेयरली स्मार्ट, अच्छी, बहुत स्मार्ट है, और ये बहुत ही बोरिंग है, रादर बोरिंग। जैसे आपको 3:30 के बाद सेशन बोरिंग लगने लगता है वैसे। ठीक है, आई थिंक बहुत सी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, थोड़ा बहुत कॉमन एरर्स के लिए रखते हैं। एंड लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड देन आई एंड द सेशन। सेशन फिर खत्म करेंगे। चलो बता दो। ओके चलो बताओ, इनकरेक्ट एडवर्ब्स कहाँ यूज हुए हैं? कौन से क्वेश्चन में एडवर्ब्स को इनकरेक्ट तरह से यूज किया गया है? ठीक है, ये एक एक्सेप्शन एरर है, राइट। बट ये एक्सेप्शन एरर किसके लिए होगी ओम? जो इसको यूज नहीं करता है। अब फॉरेन लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग जब यूज करते हैं तो इनको एरर के साथ ही यूज करते हैं, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, ये समझना बड़ा जरूरी है। हाँ जी बेटा, जवाब दीजिए, जितने जल्दी जल्दी जवाब आएंगे उतने जल्दी आप सेशन खत्म कर पाओगे। तो अब देखो, अभी आप डिसाइड करो। देखो, द मूवी वॉज टू लॉन्ग। टू ये एक अनप्लीजेंट एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, किसी भी अनप्लीजेंट वर्ड के साथ यूज होगा, राइट। ये ऑप्शन सही है। द रूम वॉज फेयरली क्लीन। फेयरली ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव के सेंस में यूज होता है, ये नेगेटिव होगा, सही है। द आंसर वॉज मचली। मचली हम नहीं कहते कभी भी, फेयरली हमें कहना होता है ना। मचली अप्रिशिएटेड, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या लिखोगे? फेयरली अप्रिशिएटेड। शी वॉज इनक्रेडिबली पेशेंट, ये भी सही है। पेशेंट मतलब क्या होता है ना, धैर्य, धीरज रखने वाले लोगों को पेशेंट के। पेशेंट मतलब हमेशा बीमार नहीं होता है। तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने जवाब दिया है या नहीं दिया है? ठीक है, अगर आप जवाब ही नहीं दे रहे हो तो फिर क्वेश्चंस क्या लेके मतलब नहीं है। सेशन को खत्म करते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको जवाब नहीं देना है, ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए ही था। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर और इफ यू आर नॉट इंटेंडिंग टू आंसर, सो फिर व्हाई शुड आई बॉदर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, सेशन को खत्म कर रहे हैं। सेशन अभी डिस्कस होगा कल। कल हम डिस्कस करेंगे एरर्स। आपको जितना बताया वो सारी चीजें आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करोगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भिजवा रही हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा, कल मैं आपको आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एडवर्ब्स और उनके यूसेज, ठीक है। एडवर्ब के टाइप्स यूज किए और टाइप्स के पोजीशन यूज किए। फिर हमने यूज किया एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब रूल ऑफ एलवाई, वो भी ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, हाँ जी। और फिर जो इन्वर्जन हमने करवाया, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने बताया, आपका होमवर्क है, मैं कुछ क्वेश्चंस भिजवाऊंगी, वो आप होमवर्क के काम पे टाइम पर होमवर्क बतौर कर लीजिएगा। बहुत ही लेट आपने जवाब दिया पल्लवी। ठीक है, चलो सेशन को खत्म कर रहे हैं। आप लोगों को जवाब देना होगा, आप लोगों को इंटरैक्टिव रहना होगा, आप लोगों को समझना होगा और बताना होगा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। आप लोग बस टाइमिंग को लेकर अगर कंप्लेन करोगे कि इस टाइमिंग पर हमारा नहीं होता, ये टाइमिंग पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो बेटा फिर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज समय कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है, बुरा होता है, क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं, समय को डिसाइड नहीं करते, समझे। और आपकी एग्जाम के लिए पढ़ो यार, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, होता है हमारे पास। बैंकिंग एग्जाम आप दे रहे हो, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होती है ये, जब हम प्रैक्टिकली सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तब, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय बाय।